A very warm welcome all of you dear students for lecture number 4 of mechanical properties of fluids। तो लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ चुके थे? लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि why there is surface tension और we explained surface tension on the basis of what? Molecular theory। ये हमने किया और हमने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का रिलेशन निकाला जो था T इक्वल टू dW/dA। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। सी लेट अस वांट द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ऐसा देखा गया कि देखो, जब एक लिक्विड को हम कंटेनर में रखते हैं तो वो लिक्विड जहाँ पे वॉल्स के साथ कांटेक्ट में होता है, कंटेनर के वॉल्स के साथ कांटेक्ट में होता है, वहाँ पे लिक्विड का शेप थोड़ा सा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? बहुत सिंपल है, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वॉल्स को टच करते हैं, वॉल्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं, दे विल एक्सपीरियंस एन एक्स्ट्रा फोर्स बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। कंटेनर के पास हैं, वॉल्स के पास हैं, इसलिए उन मॉलिक्यूल्स, उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट होगा जो कौन एक्सर्ट करेगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। हम बोल सकते हैं कि दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स विच आर क्लोज टू द कंटेनर दे विल एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा अधेसिव फोर्स। तो उनके ऊपर एक अलग फोर्स एक्ट होता है, अधेसिव फोर्स। देखो, जो मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल से काफ़ी दूर है, फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर तो सिर्फ कोहेसिव फोर्स लगेगा, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर के वॉल्स के पास है उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, दैट इज अधेसिव फोर्स। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, जो कंटेनर के पास का लिक्विड होगा, ओके, उसका शेप थोड़ा सा बदल जाता है। मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, राइट। अब द शेप ऑफ द लिक्विड विल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन डायग्राम्स को देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये जो शेप है लिक्विड सरफेस का शेप, ये प्लेन है। ये अगर आप देखो ऊपर से इस शेप को, तो ये होगा कॉनकेव। ये शेप है कॉन्वेक्स। और ये शेप मेरे ख्याल से यहाँ पे तो लिक्विड वॉल्स के साथ एकदम वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल खड़ा है ऑलमोस्ट, राइट। तो लिक्विड कोई भी शेप ले सकता है, राइट। सो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, वेन एवर अ लिक्विड इज हेल्ड इन अ कंटेनर, देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड विच आर नियर द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, okay, they will experience an extra force, extra adhesive force because of the molecules of walls of container। और इसके वजह से क्या होता है कि उनका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और ये जो भी शेप लेती है लिक्विड उसको बोलते हैं मेनिस्कस। अब वो मेनिस्कस प्लेन हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो किस बात पे डिपेंड करता है, कैसे शेप अज्यूम करता है, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला है। तो इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। एनीवेज, सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। द एंगल बिटवीन द टैंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब जो ऊपर वाला सरफेस है उसको हमको टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो द एंगल बिटवीन द टैंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड, कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, देखो ये आप टैंजेंट देखो। सो ये मैंने टैंजेंट बनाया फ्री सरफेस पे। So the angle between the tangent drawn to the surface of the liquid, free surface of the liquid and the solid measured from inside the liquid, मतलब ये एंगल को मेजर कहाँ करना है? लिक्विड के अंदर से मेजर करना है। मतलब मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ, दिस इज द वे यू शुड मेजर। लिक्विड के अंदर से मेजर करना है। तो यहाँ पे वो एंगल आएगा 90, और यहाँ पे एंगल एक्यूट है, यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज है, और यहाँ पे एंगल 0 है, राइट। सो दिस particular quantity that is called as angle of contact. So the angle between the surface of solid and the tangent drawn to the surface of liquid measured from inside the liquid is called as what? Angle of contact। यहाँ पे angle of contact 90 है, यहाँ पे acute है, यहाँ पे obtuse है, और यहाँ पे angle of contact 0 है। तो I hope you understood the concept of angle of contact, right? सो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा सिचुएशन होता है एग्जैक्टली, मतलब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 कहाँ पे होता है, मैं बताता हूँ आपको। इफ़ यू कीप वाटर इन अ सिल्वर वेसल, देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी 90। अगर आपने केरोसिन रखा ग्लास में, ग्लास वेसल में, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका एक्यूट आएगा। और ऑब्ट्यूज वाला मर्क्यूरी इन अ ग्लास वेसल, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज आएगा। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0। प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर केप्ट इन ग्लास। सो डिस्टिलेशन करके जो पानी मिलता है, मतलब पानी को आपको बॉईल करके उसके वेपर्स को कंडेंस करके फिर जो पानी मिलेगा, राइट, उसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड प्योर वाटर एंड ग्लास, दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम लिक्विड को कंटेनर में लेंगे
तो जो मॉलिक्यूल्स कंटेनर के पास हैं दे विल एक्सपीरियंस एन एक्स्ट्रा फोर्स बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंटेनर, या अधेसिव फोर्स बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और कंटेनर के पास मतलब कंटेनर के एकदम पास लिक्विड की शेप बदल जाती है और उस शेप को हम बोलते हैं मेनिस्कस। क्यों बदल जाती है? बिकॉज अधेसिव फोर्स, एक्स्ट्रा अधेसिव फोर्स लगता है यहाँ पे, राइट। अब वो जो शेप लेता है वो कुछ भी हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, वो कॉन्वेक्स हो सकता है, वो प्लेन भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 था, राइट। तो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड tangent drawn to the surface of the liquid measured from inside the liquid। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 भी हो सकता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। अच्छा, अभी आप ध्यान से और एक इंटरेस्टिंग बात सुन लेना। सी, ऐसा देखा गया है कि अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होगा, राइट, तो इट विल वेट द सॉलिड। मतलब अगर आप अपना हाथ डालोगे ऐसे लिक्विड में जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है तो आपका हाथ गीला होगा। लेकिन इफ़ यू पुट योर हैंड्स और इफ़ यू कंसिडर अ लिक्विड हुज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज, देन यू नो व्हाट विल हैपन, योर हैंड्स विल रिमेन ड्राई। दैट मीन द लिक्विड विल नॉट गेट स्टक टू योर हैंड्स। जैसे आपने हाथ डाला मर्क्यूरी में और बाहर निकाला, राइट, तो आपके हाथ सूखे ही बाहर आ जाएंगे, लाइक मर्क्यूरी आपके हाथ को स्टिक नहीं होगा। तो अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है तो द लिक्विड विल वेट द सॉलिड, और अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज होता है तो लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड। तो आप ये याद रखना, राइट। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब ऐसा होता क्यों है देखते हैं। इसके लिए बहुत लॉजिकल है सब कुछ, आपको एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा, ओके, अदरवाइज यू मे नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स। एकदम कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। सी, पहले तो हम लोग देखेंगे कि एकदम स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर शुरू होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर जब गवर्नमेंट बुक में स्टार्ट होता है तो वो लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स लिखते हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स क्या है कि हम जानते हैं कि फ्लूइड एक ऐसा चीज़ है जिसपे थोड़ा सा भी टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। टेंजेंशियल मतलब ऐसा फोर्स जो सरफेस को क्या हो, टेंजेंट हो, या ऐसा टेढ़ा फोर्स भी लगा लो, लेकिन अगर उसका कॉम्पोनेंट निकला टेंजेंशियल तो लिक्विड चलने लगेगा। लिक्विड कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर हाईली मोबाइल। मतलब मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा भी आपने पैरेलल फोर्स दिया ऐसे तो वो चलने लगेंगे। सो देखो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है जो गवर्नमेंट बुक में लिखा है। दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। मतलब उनका शेप हमेशा के लिए बदल जाता है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो एंड दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, दे कैन नॉट टॉलरेट शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस मतलब अगर आप उसको टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो वो चलने लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखो मैं एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट अस से ये टेबल है, एक टेबल है और ये लिक्विड है उस पर। अगर आपने ऐसा फोर्स लगाया तो ये लिक्विड चलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि अगर आपने ऐसा फोर्स लगाया तो इस वाले फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, बराबर है। तो ये जो टेंजेंशियल वाला फोर्स है, समझो ये एंगल थीटा था तो ये एफ कॉस थीटा निकला और ये एफ साइन थीटा निकला। तो ये जो एफ कॉस थीटा वाला फोर्स है वो टेंजेंशियल है और उसके वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स चलेंगे। इन अदर वर्ड्स लिक्विड कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम अंडर द इफेक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। जैसे ही आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया लिक्विड चलने लगी, लिक्विड रुक नहीं सकता। तो उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि उसके वजह से होता क्या है। इसको मैं रब कर लेता हूँ। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस है। अब इसके वजह से होता ये है कि, तो देखो मैंने लिखा है लिक्विड कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स। और उसके वजह से क्या होता है कि लिक्विड विल ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ एट राइट एंगल्स टू द नेट फोर्स। मतलब अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है लिक्विड के ऊपर तो लिक्विड का सरफेस अपने आप को कभी भी कैसे एडजस्ट करेगा, इट विल एडजस्ट इटसेल्फ एट राइट एंगल्स टू द फोर्स। सो आई रिपीट अगेन, whenever there is a force acting on a liquid, the liquid surface will adjust itself at right angles to the applied force। क्योंकि अगर liquid surface ऐसा नहीं करेगा तो वो रेस्ट में नहीं रह सकता, क्योंकि liquid surface कौन सा वाला फोर्स बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, टेंजेंशियल वाला। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं होना चाहिए तो लिक्विड को अपने आप को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, नेट फोर्स को परपेंडिकुलर। अगर वो नेट फोर्स को परपेंडिकुलर होगा तो उसके ऊपर कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगी। पता नहीं आप लोगों ध्यान में आ रहा है कि नहीं, एक मिनट में आपको समझाता हूँ। देखो ये टेबल है, समझो फॉर एग्जांपल अगर ये टेबल है
अगर नेट फोर्स पहले से ही ऐसा होता, अब ये फोर्स पहले से ही वर्टिकल है और लिक्विड हॉरिजॉन्टल है, ध्यान से सुन लो आप, तो लिक्विड पे कौन सा फोर्स नहीं लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि वर्टिकल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं हो सकता। तो लिक्विड अपने आप को, अगर वर्टिकल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं हो सकता तो मतलब इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा। मतलब लिक्विड अपने आप को हमेशा कैसे एडजस्ट कर लेगी, इट विल एडजस्ट इटसेल्फ व्हाट, एट राइट एंगल्स टू द नेट फोर्स। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि लिक्विड कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट। तो आई रिपीट अगेन, अ लिक्विड कैन नॉट टॉलरेट व्हाट, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल फोर्स। अगर लिक्विड पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो वो चलेगा, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इफ सच ए फोर्स इज अप्लाइड। हेंस द लिक्विड सरफेस एडजस्ट इटसेल्फ एट राइट एंगल्स टू द नेट फोर्स इफ इट वांट्स टू स्टे एट रेस्ट। अगर उसको रुकना है, रुका हुआ रहना है, तो उसको अपने आप को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको अपने आप को राइट एंगल्स में एडजस्ट करना पड़ेगा नेट फोर्स के। तो अब हम देखते हैं, सी फिर से देखते हैं आगे। समझो एक सिचुएशन देता हूँ आपको, ऐसे ये बीकर है, पहला बीकर देखो आप, लेटर से पहले बीकर में कुछ ऐसा हुआ कि नेट फोर्स ऐसे लग रहा था जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, राइट। लेटर से ऐसा कुछ सिचुएशन बना, कुछ हुआ होगा और नेट फोर्स ऐसे लग रहा है, राइट। तो इसके अंदर अगर आप लिक्विड डालोगे, लिक्विड पे नेट फोर्स अगर इस तरह से लगेगा ना, तो लिक्विड अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा। आप देखो ये, दिस इज़ द वे लिक्विड विल एडजस्ट इटसेल्फ, ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एडजस्ट पे, यहाँ पे ये लिक्विड ने अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लिया, परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स। द लिक्विड हैज़ एडजस्टेड इटसेल्फ व्हाट वे, इट हैज़ एडजस्टेड इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फोर्स, राइट। अगर समझो लिक्विड पे फोर्स ऐसे लगता, ऐसे, तो लिक्विड अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता। फिर से देखो, ये जो सरफेस है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, नेट फोर्स, राइट। तो यहाँ पे शेप जो बना, ये कौन सा शेप बना, यहाँ पे शेप बना कॉन्वेक्स। अगर आप ऊपर से देखो तो कॉन्वेक्स, राइट। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बना, एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब आई होप यू नो, ये टेंजेंट बनाने का यहाँ से, राइट। तो आपका ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बना ऑब्ट्यूज। और ऐसा कहाँ पे होता है, जहाँ मर्क्यूरी को ग्लास में रखा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप टेंजेंट बना लो, ऐसे देखो, ऐसे। पहले तो शेप क्या बना आपका, शेप बना कॉनकेव। ऊपर से आप देखो लिक्विड कॉनकेव बना, करेक्ट है। और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका एक्यूट बना, राइट। और भी डायग्राम देख लो, नेक्स्ट वाला ये देखो। अगर आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऐसे है, राइट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो लिक्विड सरफेस ऐसे बनेगा, लिक्विड सरफेस उसको राइट एंगल्स होगा ऐसे, राइट। तो इस केस में ये सरफेस प्लेन जैसा ही है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़ीरो है, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़ीरो है। और ऐसा होता है डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर केप्ट इन ग्लास, मैं आपको पहले ही बता चुका, राइट। अब चौथा केस भी देख लेते हैं, ये चौथा केस है। अगर आपका नेट फोर्स एक्ट हुआ ऐसे नीचे की तरफ एकदम, या ऊपर की तरफ समझो, तो लिक्विड सरफेस अपने आप को एडजस्ट करेगा ऐसे, दिस इज़ द वे इट विल। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, वो अपने आप को हमेशा कैसे एडजस्ट करेगा, एट राइट एंगल्स, बराबर है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा 90। और ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा होता है प्योर ऐसा होता है वाटर एंड सिल्वर, या प्योर वाटर एंड सिल्वर में, सिल्वर वेसल में आप प्योर वाटर रखोगे तो ऐसे दिखेगा, करेक्ट। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट अ लिक्विड कैन नॉट टॉलरेट टेंजेंशियल फोर्स, एंड हेंस इफ द लिक्विड हैज़ टू रिमेन एट रेस्ट, अगर उसे रुकना है तो उसे अपने सरफेस को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द अनबैलेंस्ड फोर्स, परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। अदरवाइज लिक्विड सरफेस रुका हुआ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और अलग अलग सिचुएशन देखते हैं, राइट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वाई, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सरफेस बीइंग कॉन्वेक्स, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सरफेस बीइंग कॉनकेव। तो अब हम लोग लिखते हैं आंसर, राइट। आंसर लिखते हैं। फर्स्ट, प्लेन सरफेस के बारे में बात करेंगे। प्लेन सरफेस मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा 90, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, करेक्ट। अब एकदम ध्यान से सुनना, ओके। अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आप देखो ये जो वॉल के पास का सिचुएशन है, मतलब ये जो मैं क्या करूँगा, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं एक मॉलिक्यूल लूँगा जो ऑलमोस्ट वॉल को टच कर रहा है और एकदम ऊपर है, मतलब एयर के साथ कांटेक्ट में है, यहाँ वाला, ये वाला मॉलिक्यूल। मैं एक मॉलिक्यूल लूँगा यहाँ पे एकदम टॉप पे, आई वॉन्ट टू से दैट यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल लूँगा, बराबर है, जो एकदम लिक्विड के टॉप सरफेस पे है और टचिंग द वॉल है, बराबर है। तो ये वाले मॉलिक्यूल के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। और मैं इस डायग्राम को ना 10 टाइम्स मैग्नीफाई करके बनाऊंगा। 10 टाइम्स अगर मैग्नीफाई, 10x, 10 टाइम्स बड़ा दिखाऊंगा। अगर मैं 10 टाइम्स बड़ा दिखाऊंगा ना, तो आपको जो बीकर का वो जो
वो जो वॉल है ना वो आपको इतना बड़ा दिखेगा, राइट। तो देखो मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको डायग्राम। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो तो शेप ऑफ द मेनिस्कस, प्लेन मेनिस्कस। तो मेरे ख्याल से सिचुएशन कुछ ऐसे है। तो ये देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये है वॉल ऑफ द कंटेनर। आप याद रखना ये है वॉल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ नथिंग बट वॉल ऑफ द कंटेनर। इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने उसको बड़ा बनाया, मैंने मैग्नीफाई करके बनाया, राइट। ये वॉल ऑफ द कंटेनर है, एकदम ध्यान से देखना, राइट। वॉल ऑफ द कंटेनर, करेक्ट है। कंसिडर अ मॉलिक्यूल, मैंने आपको बोला था कि कंसिडर अ मॉलिक्यूल ए, कंसिडर अ मॉलिक्यूल ए, इसका नाम ए है, ठीक है। कंसिडर अ मॉलिक्यूल ए ऑन द टॉप, ये एकदम लिक्विड के टॉप पे, मतलब ये लिक्विड आपका ऐसा है, तो ये मॉलिक्यूल मैंने एकदम टॉप पे लिया है। और ये स्फीयर आप जो देख रहे हो ये है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका 50% स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरा आधा लेफ्ट वाला स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो कंटेनर के वॉल में आता है। उसका 25% मतलब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो लिक्विड के अंदर आ रहा है, ठीक है। देखो ये लिक्विड मैंने बना दिया, ये लो लिक्विड, ठीक है, ठीक है। सो मॉलिक्यूल ए का मैंने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया, और जब मैंने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया तो उसका 50% स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इज़ उसका सेकेंड क्वाड्रेंट वाला और थर्ड क्वाड्रेंट वाला, वो तो वॉल ऑफ कंटेनर में चला गया। उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट एयर में है, जिससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज देखो एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनका मॉलिक्यूल ए पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स द नेट फोर्स ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, तो मॉलिक्यूल ए के साथ क्या होने वाला है वो कौन डिसाइड करने वाला है? देखो वो कौन कौन डिसाइड कर सकता था, 4 लोग डिसाइड कर सकते थे। फर्स्ट, वेट mg ऑफ द मॉलिक्यूल ए। सेकेंड, adhesive forces because of the walls of the container. Third, cohesive forces because of the liquid molecules in the container. And fourth, molecules of air. Molecules of air तो आप छोड़ दो उसको, क्योंकि molecules of air इतने कम होते हैं, उनका डेंसिटी कम होता है, उनके फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर लो। mg को भी आप नेग्लेक्ट कर लो। क्यों mg को नेग्लेक्ट करोगे? क्योंकि m बहुत कम होता है, तो mg को भी नेग्लेक्ट कर लो, क्योंकि लिक्विड का मॉलिक्यूल का मास लगभग ना के बराबर होता है, तो उसको भी आप छोड़ दो। मतलब इस मॉलिक्यूल ए के साथ जो भी होगा वो डिसाइड कौन करेगा? वो कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस करेंगे। मतलब मॉलिक्यूल ए के साथ 2 लोग खेलेंगे, दैट इज कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्सेस। मतलब ए के साथ जो भी होना है वो वॉल ऑफ कंटेनर और लिक्विड डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा ए के साथ, ध्यान से सुनना। इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब अब तुम्हारा नज़र सिर्फ 2 क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। मैं रिपीट कर ले रहा हूँ, कौन से? सेकेंड और थर्ड, ये सेकेंड और थर्ड। अगर आप इस फोर्स को देखो, चलो मैं इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, सी ये वाला फोर्स, ये ऊपर वाला और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। ये वाला फोर्स जिसको मैंने दो तीन लाइन बनाया, राइट, और ये वाला फोर्स, ये अधेसिव फोर्सेस है, ये सारे के सारे अधेसिव फोर्सेस हैं जो एक्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल ए पे बिकॉज ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब ये वॉल ऑफ कंटेनर के मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल ए को खींच रहे हैं इस सर्कल में, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, राइट। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स जो 3-3 लाइन डाला है मैंने, आप अच्छे से देखना डायग्राम, उनका रिजल्टेंट आएगा ऐसे, हॉरिजॉन्टल बीच में आएगा, करेक्ट है। ये वाला फोर्स जिस पे मैंने 5 लाइन बनाया और ये वाला फोर्स जिस पे मैंने 5 लाइन बनाया, इन दोनों का रिजल्टेंट भी बीच में ही आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। 2 वेक्टर्स जब इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच में ही आता है। रिजल्टेंट या तो बड़े वेक्टर के पास आता है, या फिर अगर दोनों इक्वल होंगे, ए और बी इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल 2 वेक्टर ए और बी इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा, ए और बी के बीच में। अगर ए बी से बड़ा है तो रिजल्टेंट ए की तरफ आएगा। ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है, हम वेक्टर्स में पढ़ लेते हैं पहले ही, राइट। अगर समझो ये इसको देखो, अब 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बनाया मैंने, और इस पर भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बनाया। इन दोनों का रिजल्टेंट भी यहीं पे आएगा, इसी के ऊपर आएगा, यही होगा, राइट। मतलब मैंने क्या नोटिस किया कि लेफ्ट साइड में जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट वाला, उन सबका रिजल्टेंट कहाँ पे आया? उस सबका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल आया, और कहाँ पे आया? कंटेनर के अंदर। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ, रुको 1 मिनट। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा, देखो सबका रिजल्टेंट इस तरफ। ये रिजल्टेंट ऑफ कौन सा फोर्स है? रिजल्टेंट ऑफ अधेसिव फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ अधेसिव। चलो इसको तो हमने छोड़ दिया, इसमें एयर है, मतलब वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसको छोड़ दिया हमने। अब खाली फोर्थ क्वाड्रेंट को ध्यान से देखना,
एकदम ध्यान से देखना सब लोग, कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज़। सी, एकदम कॉन्सेंट्रेट करना। इसका जिसमें मैंने 2 लाइन डाला और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, ये दोनों 90 डिग्रीज पे है ना, तो ये दोनों कोहेसिव फोर्सेस है। दे आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। तो इनका रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, ऐसे आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जिस पे मैंने 4 लाइन डाला और इस पे मैंने 4 लाइन डाला, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी आएगा ऐसे ही बीच में आएगा, करेक्ट है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं या कोहेसिव फोर्सेस है, सबका रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो, तो ये वाला जो लाइन है ये ए पी मतलब रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव, रिजल्टेंट ऑफ अधेसिव फोर्सेस, और ए सी मतलब रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। मतलब क्या हुआ, मैंने एक मॉलिक्यूल ए को कंसिडर किया जिसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ पे था, कंटेनर में, तो वहाँ पे अधेसिव फोर्सेस एक्ट हुए जिनका रिजल्टेंट कौन है, ए पी, और उसका 1/4 पार्ट लिक्विड के अंदर था जिसका रिजल्टेंट कौन है, ए सी, ठीक है, करेक्ट है। अब मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो देखो ये पैरेललोग्राम बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, करेक्ट है। अब रिजल्टेंट कैसे होता है, हु इज द रिजल्टेंट, द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एपी और एसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं एक डायगोनल बनाऊंगा और वो डायगोनल आया ऐसे डाउनवर्ड्स। तो अगर ये होगा डाउनवर्ड्स वर्टिकल, ओके, तो लिक्विड होगा एकदम परपेंडिकुलर उसको ऐसे, मतलब तुम्हारा सरफेस क्या होगा, प्लेन। याद रखना कैसे होगा, सरफेस प्लेन, और एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा 90 डिग्रीज, करेक्ट है। और ऐसा कब होगा मैं ये भी बता देता हूँ आपको, ऐसा कब होता है, ध्यान से सुन लेना, एकदम कॉन्सेंट्रेट करना, एकदम अच्छे से सुनना। देखो AP क्या होगा, AP मतलब AP क्या है, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा AP क्या है, रुको 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। आप याद रखना AP इज रिजल्टेंट ऑफ अधेसिव फोर्सेस, AP इज रिजल्टेंट ऑफ अधेसिव फोर्सेस, जिसको मैं RA बुला लेता हूँ, चलो RA मतलब रिजल्टेंट ऑफ अधेसिव फोर्सेस। AC इज रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, जिसको मैं RC बुला लेता हूँ, ठीक है। और ये एंगल मैं जानता हूँ, देखो ये एंगल जो है ना, ये एंगल ये 45 डिग्रीज है, करेक्ट है। ये एंगल 90 डिग्रीज है, करेक्ट। और ये जो लेंथ है, समझो इसको मैंने नाम दिया D, तो ये जो लेंथ है DC इक्वल टू AP, क्यों, पैरेललोग्राम है, DC इक्वल टू AP क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर AP RA है तो DC भी RA है, करेक्ट है, ध्यान से देखना। अब मैं यूज़ करूँगा ट्रिग्नोमेट्री, sin 45 यूज़ करूँगा अगर ADC में, ट्रायंगल ADC, राइट एंगल ट्रायंगल ADC, व्हाट इज sin 45, sin 45, sin विल बी इक्वल टू ऑपोजिट, दैट इज RA अपॉन हाइपोटेनस RC। और sin 45 क्या होता है, हम जानते हैं sin 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 इक्वल टू RA अपॉन RC। और अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा RC इज इक्वल टू √2 RA। बस ये एकदम अच्छे से दिमाग में डाल लो। मतलब अगर RC इक्वल टू √2 RA हुआ, या ऐसा कोई लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन बना जिसमें रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस इज √2 टाइम्स रिजल्टेंट ऑफ अधेसिव फोर्सेस, तो तुम्हारा सरफेस क्या होगा, लिक्विड का प्लेन होगा। हाँ, ये आपको अच्छे से एकदम दिमाग में घुसा के रखना है। इफ RC इज इक्वल टू √2 RA, सरफेस विल बी प्लेन, राइट। तो ये कंडीशन आपको मिल गया, करेक्ट है। और गवर्नमेंट बुक का डायग्राम ऐसे है, देखो ये गवर्नमेंट बुक का डायग्राम है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास समझाया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने अपना खुद का डायग्राम बनाया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। सो आई होप यू फॉलोड दिस। अब मैं आपको दूसरा कंडीशन समझाता हूँ। देखो हम सब जानते हैं कि RC, अच्छा रिजल्टेंट, ये जो रेड वाला है वो ब्लैक और पर्पल का रिजल्टेंट है। जो रेड वेक्टर है AD वो ब्लैक AC और पर्पल AP का रिजल्टेंट है, करेक्ट है। तो आप ध्यान से सुनना, अगर RC बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, तो रिजल्टेंट RC की तरफ चला जाएगा, और अगर RA बहुत बड़ा हो जाएगा या RC छोटा हो जाएगा तो रिजल्टेंट RA की तरफ चला जाएगा। ये हम जानते हैं कि रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले के पास होता है, करेक्ट है ना। तो फिलहाल भी RC बड़ा ही है, अगर RC बड़ा है तो रिजल्टेंट एकदम डाउनवर्ड आया, रिजल्टेंट एकदम डाउनवर्ड आया, और RC के थोड़ा ज़्यादा पास है, वो हम देख सकते हैं इसमें, राइट। तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड आया। लेकिन अगर RC बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, और भी बड़ा हो गया, अभी क्या है RC का सिचुएशन, RC इज इक्वल टू √2 RA है।
अगर आर सी ग्रेटर देन रूट टू आर ए हो गया ना तो रिजल्टेंट है ना आर सी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो डाउनवर्ड नहीं होगा, वो पानी के अंदर चला जाएगा। और अगर आर सी लेस देन रूट टू आर ए हो गया तो रिजल्टेंट आपका कंटेनर के अंदर चला जाएगा। मैं आपको दोनों सिचुएशन दिखाता हूँ। देखो सिचुएशन नंबर 2 देखो, सेम डायग्राम, हाँ ये डायग्राम देखो कौन बड़ा है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि आर सी छोटा है और आर ए बड़ा है। मतलब ये सिचुएशन क्या है, आर सी इज लेस देन रूट टू आर ए। तो मतलब ये जो सिचुएशन है आर सी लेस देन रूट टू आर ए, अगर ऐसा कोई सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन बनता है कि रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस इज लेस देन रूट टू आर ए, तो तुम्हारा रिजल्टेंट कहाँ पे जाएगा, देखो रिजल्टेंट जाएगा इस तरफ। मतलब मैं पहले पैरेललोग्राम बना देता हूँ। देखो रिजल्टेंट आ गया कंटेनर के अंदर, तो ये रिजल्टेंट है रेड वाला, कंटेनर के अंदर आ गया। तो लिक्विड सरफेस अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा वो देख लो, वो बनेगा कॉनकेव। शेप देखो कैसे होगा लिक्विड का, कॉनकेव बना रहा हूँ, एक सेकेंड। दिस इज द लिक्विड शेप। तो ये लिक्विड शेप आपका क्या बन गया, ये लिक्विड शेप आपका बन गया कॉनकेव। ये कॉनकेव शेप बन गया, कॉनकेव। और आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर यहाँ पे टेंजेंट बना लो फॉर एग्जांपल, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट आएगा। करेक्ट है। नॉट ओनली दैट, अब मैं आपको गवर्नमेंट बुक का डायग्राम भी बता देता हूँ। ये गवर्नमेंट बुक का डायग्राम। इज दैट क्लियर। अब और आगे बढ़ते हैं। सी ये हमारा आर सी है, आर सी मतलब रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। ये आर ए है, रिजल्टेंट ऑफ अधेसिव फोर्सेस। गवर्नमेंट बुक आर ए को बुलाती है ए पी और गवर्नमेंट बुक आर सी को बुलाती है ए सी, ठीक है। और रिजल्टेंट को हम बुलाते हैं ए डी, गवर्नमेंट बुलाती है आर। और लिक्विड अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, हमेशा एट राइट एंगल्स टू द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरे क्या क्या सिचुएशन हो गया, आर सी इक्वल टू रूट टू आर ए हो गया। फिर अगला सिचुएशन था आर सी लेस देन रूट टू आर ए। अब मैं आर सी ग्रेटर देन रूट टू आर ए बनाऊंगा। तो अगर मैं आर सी ग्रेटर देन रूट टू आर ए बनाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये मैं डायग्राम बना दूँ। देखो आर सी को मैंने बहुत बड़ा बना दिया और आर ए को मैंने बहुत छोटा बना दिया, ठीक है। तो इसके वजह से होगा क्या, जो पैरेललोग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब रिजल्टेंट लिक्विड के अंदर, जो नेट रिजल्टेंट है वो लिक्विड के अंदर। मतलब गवर्नमेंट बुक के हिसाब से भी बना लेता हूँ, ए सी ए पी बराबर है, और रिजल्टेंट को आर बोलते हैं गवर्नमेंट बुक वाले। तो देखो ये ऐसे होगा। अब तुम्हारा लिक्विड कैसे होना चाहिए, लिक्विड शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। तो लिक्विड अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा, लिक्विड सरफेस ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा मतलब क्या शेप बनाइए, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, राइट, कॉन्वेक्स, करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं। और एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ कोर्स ऑब्ट्यूज होगा इसमें। और लास्ट वाला, अब ये देखो, ये गवर्नमेंट बुक का डायग्राम देख लो, ऐसे है। अब लास्ट वाला, यहाँ पे क्या है मालूम है कि कोहेसिव फोर्सेस है ही नहीं, जीरो कोहेसिव फोर्सेस है ही नहीं। ओके, मतलब कोहेसिव फोर्सेस नेग्लिजिबल है व्हेन कंपेयर टू अधेसिव फोर्सेस। तो सिर्फ आर ए ही है, आर सी है ही नहीं। तो लिक्विड अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लेगा, देखो ऐसे। और यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा जीरो। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव सरफेस एंड प्लेन सरफेस। मतलब अगर आर सी इक्वल टू रूट टू आर ए हुआ तो प्लेन सरफेस, आर सी लेस देन रूट टू आर ए हुआ तो कॉनकेव सरफेस, आर सी ग्रेटर देन रूट टू आर ए हुआ, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आर सी इज ग्रेटर देन रूट टू आर ए। अगर आर सी ग्रेटर देन रूट टू आर ए हुआ तो सरफेस होगा कॉन्वेक्स, और अगर आर सी इक्वल टू जीरो हुआ तो सरफेस होगा ऐसे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो, right? So this is the explanation of why the surfaces make convex angle, or sorry, why the surfaces are convex, concave, or why the angle of contact is acute, obtuse and all that. ठीक है, I hope this lecture will help you and thanks for watching the video.